हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आई टी जेई नीट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेई मेन 2025 का जनवरी में शिफ्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है ना। तो उस शिफ्ट से हम लोग आज सेट्स एंड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा, उसमें से सेट से ज़्यादा नहीं आया है। रिलेशन से क्वेश्चन जो आया है ना, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिलेशन से आया है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके आज देखेंगे, है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पढ़ो। एक रिलेशन गिवन है आर, यहाँ पे log y इक्वल टू एक्स log 2/5। यहाँ पे ऑलरेडी कह रहा है x जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, सेट S से, और y जो बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है हमारा, ये S2R का मतलब है ना। यहाँ S जो गिवन है सेट वो क्या है, n यूनियन 0 का मतलब है यहाँ पे S हमारा जो है वो होल नंबर है। S जो है वो होल नंबर है और R तो हमारा रियल नंबर है ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ R इज इक्वल टू, यानी कि इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स है ना उसके रेंज का सम पूछ रहा है। तो सबसे पहले वो रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कि वो रिलेशन में एलिमेंट्स कौन कौन है। तो वहां से हमें आइडिया लगेगा कि इस R में x और y की वैल्यू आ क्या रहा है, फिर उसके बाद हम सम देखेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे रिलेशन जो गिवन है ना वो गिवन है log y टू द बेस e है यहाँ पे, और यहाँ पे गिवन है x log 2/5 टू द बेस e। अब यहाँ पे ये log को हटाने के लिए पहले इस x को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इस x को ऊपर लेके जाओ, log y टू द बेस e। यहाँ पे ये x ऊपर जाएगा तो कैसा बन जाएगा, देखो यहाँ पे log 2/5 टू द पावर x। यहाँ पे ये जो x है वो पावर में चला जाएगा टू द बेस e। अब देखो सेम बेस पे है तो डायरेक्ट अगर हम इस log को उधर ले जाएंगे ना तो e टू द पावर log e 2/5 का पावर x होगा। तो e सेम होने से वो क्या है, बेस से कैंसल आउट हो जाएगा log। तो यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं y की जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है बच्चा, 2/5 टू द पावर x आ रहा है ना। तो हमारा ये रिलेशन है, देखो y इक्वल टू 2/5 टू द पावर x। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू जो है वो इनपुट है और y की वैल्यू जो क्या है वो आउटपुट है। तो x यहाँ पे बताओ कहाँ से ले रहा है, x बिलोंग टू s, यानी s जो हमें लेना है, यानी x की वैल्यू वो कहाँ से लेना है, सेट S से लेना। और सेट S में एलिमेंट कैसा है बच्चा, होल नंबर है ना। तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू हम क्या क्या लेंगे, स्टार्ट करते हैं 0 से। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू देखो यहाँ से कितना आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1। जब x की वैल्यू 1 लेंगे, होल नंबर आपको पता ही है ना। जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2/5 यहाँ पे। जब x की वैल्यू 2 लेंगे, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू जो आ रहा है वो 2/5 का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको कि हमारा जो y की वैल्यू, रेंज का सम पूछ रहा है ना। यहाँ पे देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रेंज R, रेंज ऑफ R है ना। तो दैट मीन्स कि हमें करना क्या है ना, इन सारे ये y की वैल्यू जो रेंज कहलाता है तो इन सारे एलिमेंट का सम करना है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 प्लस 2/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर, और इस तरह से ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, क्योंकि होल नंबर हमारा इन्फिनेटिव है तो y की वैल्यू भी क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। तो इसका सम फाइंड करना है। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो तो ये जीपी फॉर्म कर रहा है। कॉमन रेशियो निकालो तो यहाँ से r की वैल्यू जो आ रहा है वो 2/5 आ रहा है ना। अब फर्स्ट टर्म जो हमारा यहाँ पे है वो कितना है, 1 है। तो दैट मीन्स कि तुम्हें यहाँ पे सम फाइंड करना है, यानी कि तुम्हें सम ऑफ द इस जो जीपी में गिवन है इन सारे टर्म्स का सम फाइंड करना है ना। तो बहुत इजी है। सम ऑफ कितने टर्म्स है, इनफाइनाइट। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस r होता है। तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है और 1 माइनस r के जगह पे कितना है बच्चा, 2/5 है। यहाँ पे 2/5 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, 5 यहाँ, 5 माइनस 2 3, 5 ऊपर चला जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ से आंसर जो आएगा वो 5/3 आएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ R इज, यानी कि रेंज में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का सम कितना आएगा, 5/3। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। तो इजी है, कुछ है नहीं, सिंपल से यहाँ से रिलेशन फाइंड करना था। और यहाँ पे x पता ही है, होल नंबर है, तो 1/1 करके यहाँ पे रखेंगे। तो उसके क्रोस्पॉन्डिंग हमारा क्या आ रहा है, y की वैल्यू आ रहा है। अब इन सारे एलिमेंट का क्या करना है, सम। और हमें पता है ये कैसा फॉर्म हुआ है, जीपी। तो जीपी का, और वो भी कैसा जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम हम पढ़े हैं, a/1 माइनस r होता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करो और आंसर फाइंड करो, इजी है ना। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, पढ़ो जल्दी से, एक बार में कोशिश करो कि एक बार में हम क्वेश्चन को पढ़ लें। एक रिलेशन आर गिवन है, डिफाइन है हमारा 0 से π/2 पे, सच दैट कि ये रिलेशन कैसा है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1। तो हमें इस r के बारे में बताना है, यानी 1 by 1 करके चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो देखते हैं भाई, तो रिलेशन हमारा क्या है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहला तो हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो ज़्यादा आसान है। अदरवाइज हमारा दूसरा मेथड ये भी है कि रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो एक्स वाई को सेम रखो, फिर उसके बाद सिमेट्रिक चेक करना हो तो एक्स वाई तो है ही ये, फिर वाई एक्स चेंज करके देखो, फिर ट्रांजिटिव के लिए प्रॉपर प्रोसेस से भी कर सकते हैं। लेकिन उससे आसान मेथड ये वाला है बच्चा कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan को उधर लेके जाओ तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे y, tan स्क्वायर y। अब 1 प्लस tan स्क्वायर y क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर x इक्वल टू, हमें पता है ना ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y। अच्छा, अब यहाँ से सेक स्क्वायर को हटाओगे यहाँ से, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, सेक x इक्वल टू मॉड ऑफ सेक x इक्वल टू आ जाएगा सेक y। प्लस माइनस आया चाहे मॉड रखो, बात सेम है ना। अब यहाँ से सुनो, x और y जो है दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 में हमारा ये रिलेशन डिफाइंड है। तो इस केस के लिए ना हमारा 0, देखो सेक का अगर आपको पता होगा, सेक का ग्राफ जो होता है यहाँ पे ये -π/2, ये π/2, और यहाँ पे अगर 1 लें तो सेक का ग्राफ जो होता है कुछ ऐसा होता है। तो अगर ध्यान से देखो तो 0 से π/2 में ना सेक जो हमारा वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमें पता है दोनों x और y कहाँ से लेना है, 0 से π/2 में, तो दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव है, तो मॉड का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं कि सेक x इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक y, और अगर ये इक्वल है तो दैट मीन्स कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। अब ये बताओ हमारा रिलेशन जो कितना अच्छा आसान से आसान आ गया, x इक्वल टू y, सिंपल सा रिलेशन आ गया है ना, y इक्वल टू x लिखो या x इक्वल टू y सेम। अब सोच के देखो एक एक करके, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि x इक्वल टू एक्स सेम सेम होना चाहिए। तो बताओ, पहला कंडीशन है हमारा रिफ्लेक्सिव, x और y को सेम रखना है, तो दैट मीन्स कि अगर हम y को x से रिप्लेस करें तो x इक्वल टू एक्स ऑलवेज ट्रू, है ना। सेकेंड हमारा सिमेट्रिक है कि अगर x y के इक्वल है तो y x के इक्वल होना चाहिए, वो भी हो जाएगा यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर हमारा x किसके इक्वल है, y के इक्वल, एंड y जो किसके इक्वल है, z के, तो x इक्वल टू z होना चाहिए। तो देखो यहाँ से ये दोनों इक्वल अगर है तो ऑटोमेटिक दिख रहा होगा कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो रिलेशन हमारा है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन ये तीनों होता है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है बच्चा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। तो चलो हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो एक बार में फिर से, हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, है ना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि रिलेशन आर डिफाइन है इस तरह से कि एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है, हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जेड से, दैट मीन्स के इंटीजर, एंड एक्स प्लस वाई इवन नंबर, एक्स प्लस वाई जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। ओ भाई तो सिंपल सा तो है, एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो हमें फिर से चेक करना है। अच्छा एक बात बताना कि दो नंबर का सम इवन कब होता है, यानी कि दोनों अगर हमारा दो केस बनता है, अगर x भी इवन हो, x बिलोंग्स टू इवन एंड y भी बिलोंग कर रहा हो कहाँ से, इवन नंबर से, तो उसका सम जो आएगा हमेशा इवन आएगा। दूसरा केस क्या होता है कि दोनों को ऑड होना पड़ेगा, यानी x बिलोंग टू ऑड एंड साथ साथ हमारा y भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ऑड से। अगर ये लेंगे तब भी इसका सम हमेशा इवन आएगा, अगर ये लेंगे तब भी इसका सम हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। बट अगर एक ऑड एक इवन लेंगे तो उसका सम इवन कभी नहीं आ सकता है ना। तो चलो दोनों केस के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे। पहले तो बताओ,
रिफ्लेक्सिव तो बहुत इजी है, x इक्वल टू वाई दोनों सेम रख दो, दैट मीन्स कि x प्लस एक्स, तो ये हमें पता है कितना आएगा 2x, तो 2x इज ऑलवेज इवन नंबर, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सेकेंड, सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि अगर हमारा x प्लस वाई क्या हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर को हम लोग इन जनरल अगर लिखें तो 2m लिख देते हैं। तो अगर x प्लस वाई हमारा इवन नंबर हो तो तुम एक बात बताओ, एडिशन में हम लोग इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो इसका सम भी हमेशा कितना आएगा? 2m आएगा। तो दैट मीन्स कि ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए अगर देखो कि अगर x प्लस वाई इवन है, दो केस है, मैं अगर पहला केस लेकर चलूं कि अगर दोनों इवन है ना, तो x बाई इवन होगा एंड y प्लस जेड, इधर ले लेता हूं मैं, एंड y प्लस जेड इवन हो, अगर इवन है दोनों, ये दो है पहले से। ट्रांजिटिव का कंडीशन मालूम है ना कि x पहले a प्लस बी फिर b प्लस सी, देन हम चेक करते हैं a एंड c को। तो पहले ये दो तो होना चाहिए, a प्लस बी और b प्लस सी, तो पहले उस r के अंदर होना चाहिए, देन हम चेक करते हैं a एंड c। तो दैट मीन्स कि ये दो तो ऑलरेडी है, तो हमें चेक करना है यहाँ पे x प्लस जेड का कि x प्लस जेड इवन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बात बताना, पहले अगर मैं ले रहा हूँ पहला केस कि x और y दोनों इवन है, इवन अगर है तो बताओ इन दोनों का सम इवन है। अगर यहाँ पे y इवन है, ऑलरेडी यहाँ पता है ना कि इवन है, तो यहाँ पे भी इवन होगा, तो बताओ ऑटोमेटिक z को भी क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा, तभी तो उसका सम इवन आएगा। अदरवाइज सोच के देखो, y इवन है, ये ऑड लिए, तो इवन प्लस ऑड कभी इवन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम y को इवन लिए हैं तो ये z को भी इवन होना पड़ेगा, और x तो पहले से इवन है ही, तो इन दोनों का सम भी क्या आ जाएगा? इवन नंबर आएगा। ये हो गया दूसरा केस। अगर x और y दोनों ऑड है, दूसरा केस क्या है कि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो एक बात बताओ, तो दोनों का सम तो इवन हो गया। ठीक है, अगर y ऑड है तो z को भी क्या होना पड़ेगा? ऑड होना पड़ेगा, तब तो सोचो दोनों का सम इवन आएगा। अब यहां से ध्यान दो, चूंकि x ऑड था, z भी ऑड है, तो कोई भी दो ऑड नंबर का हम सब सम करेंगे तो वो क्या आने वाला है? इवन आने वाला। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे x प्लस जेड फिर से हमारा क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि कोई भी केस लो, तो अगर x प्लस वाई इवन था, y प्लस जेड इवन था, तो x प्लस जेड भी क्या होगा? इवन नंबर ही होगा। तो दैट मीन्स कि तीनों कंडीशन यहाँ पे होल्ड किया है, तो ये रिलेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा? एन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो रिलेशन के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करके ही सॉल्व करते हैं, एक 1 बाय 1 करके उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? यहाँ पे फिर से पढ़ो। कह रहे एक सेट A है जिसमें x एलिमेंट जो है 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, ये रिलेशन गिवन है। एंड सेट B है जिसमें x जो लेना है वो पॉजिटिव, और इस तरह से रिलेशन गिवन है। तो हमें फाइंड करना है n ऑफ A यूनियन B, मतलब कि तुम्हें A में कितने एलिमेंट है, B में कितने एलिमेंट है, दोनों का निकालना है और फिर यूनियन कर देना और काउंट कर लेंगे। तो सिंपल सा है, ये क्वेश्चन इजी है कि दोनों का एलिमेंट फाइंड करना है। तो एलिमेंट फाइंड करने के लिए तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से अगर ध्यान से देखो, पहला में हमारा क्या है? लॉग मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स, और बेस सेम है ना। तो तुम लोग पढ़े होगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं, लॉग ए प्लस लॉग बी। फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ए बी होता है। तो दैट मीन्स कि वो क्या बन जाएगा? बेस तो सेम ही रहेगा 2 बाई पाई यहाँ पे, तो बन जाएगा ए बी का मतलब मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स। तो वो मॉड के अंदर चला जाएगा, यानी कि मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स, तो वो कॉस को अंदर ले जाओ, कॉमन मॉड ले लो, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो ना, तो ये मॉड साइन एक्स को, इस लॉग को हटाएंगे इधर से, तो मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू जो आएगा ये 2 बाई पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स कि 4 अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको देखो एक सिंगल ट्रिगो में बनाना चाहते हैं हम लोग, अभी तो साइन कॉस में ना, हम एक में बनाना चाहें तो सिंपल सा एक काम करो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, बाहर कर सकते हैं, 2 पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये देखो क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ मॉड ऑफ साइन 2x इक्वल टू 4 अपॉन पाई स्क्वायर। अब इस 2 को उधर लेके जाओ तो आ जाएगा यहाँ पे देखो कितना, मॉड ऑफ साइन
2x इक्वल टू आ जाएगा 8/π², है ना। अब एक चीज बताओ कि x के कितने वैल्यू लेंगे जहां पे कि ये जो है इसके इक्वल हो। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। ये देखो हमारा ट्रिगो है, ये हमारा अलजेब्रिक है। तो इस तरह का जब भी दो चीज इक्वल हो ना, ट्रिगो और अलजेब्रिक या दो अलग अलग फंक्शन इक्वल हो, तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो फाइंड करते हैं वो ग्राफ से फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? ग्राफ से। तो एक काम करेंगे ना, साइन का ग्राफ आता है ड्रॉ करना, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 8/9 पॉइंट समथिंग है, तो ये आसपास कितना जाएगा, 8 को हम अगर डिवाइड करेंगे 3.14 का स्क्वायर करेंगे 9 पॉइंट समथिंग आएगा, इससे डिवाइड करेंगे ना तो 0 पॉइंट लगभग 8 के बराबर आएगा लगभग। यहाँ से इसको डिवाइड करके देख लेना तुम लोग, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर करना, फिर उससे 8 को डिवाइड करना, तो लगभग 0.8 के बराबर आएगा। अप्रॉक्स वैल्यू ये 0.8 के बराबर आएगा। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर चाहिए तो हम इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो पहले मॉड साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, साइन 2x का, बट हमारा पता है x कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई, यानी कि यहाँ पे 0 है और इधर कहीं π/2 होगा और इधर हमारा कहीं पे होगा जो वो पाई होगा, बट π/2 हमें लेना नहीं है तो उस पर ओपन रखेंगे। चलो देखो एक बात बताओ, यहाँ पे पहले साइन एक्स का ग्राफ आप लोग को पता होगा, साइन एक्स का ग्राफ जो होता है कुछ ऐसा होता है, ऐसा, बट अगर हम मॉड लगा देना, मॉड लगाने से क्या होता है, वो निगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मॉड साइन 2x का ग्राफ होगा वो ऊपर ही होगा, है ना। तो देखो यहाँ से ये जो ग्राफ आने वाला है, अच्छा π/2 पे अगर रखेंगे ना तो ये 0 आएगा, दैट मीन्स कि ग्राफ जो होगा हमारा साइन मॉड 2x का यहाँ से ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे होगा, ये ग्राफ होगा हमारा मॉड ऑफ साइन 2x का, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो y इक्वल टू 0.8 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये हमारा 1 है यहाँ पे, है ना। फाइनल साइन का तो मैक्सिमम 1 तक ही जाता है, तो 0.8 जो होगा कहीं कुछ यहाँ पे होगा, तो इस लाइन को ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 0.8 को, तो वो क्या आएगा, एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये लाइन होगा y इक्वल टू 0.8 का। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर देखना हो ना, तो देखो कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो यहां से दिखेगा 1 2 3 4, तो दैट मीन्स कि इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, टोटल 4 होंगे, है ना। तो यहां से हमारा सबसे पहले तो n ऑफ a आ गया, इसको मैं थोड़ा हटाता हूं, अब आप लोग इसको देख लेना अच्छे से, है ना। मैं इसको हटा रहा हूं 1 बाय 1, थोड़ा सा दो क्वेश्चन हो गया एक तरीके से देखो तो इसमें। तो n ऑफ a जो हमारा आया है वो कितने आ गया है, 4 एलिमेंट आ गया, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं सेट बी पे। सेट बी में क्या कह रहा है, एक सिंपल सा ये इक्वेशन गिवन है, इसके x की वैल्यू फाइंड करना है सच दैट कि x पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे ना तुम लोग, तो रूट एक्स हर जगह पे है, तो एक काम करता हूँ, रूट एक्स को पहले मैं हटा देता हूँ, रूट एक्स को t ले लेता हूँ, और चूंकि रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो t भी क्या ले सकते हैं हम, पॉजिटिव ही लेंगे, फिर t आएगा तो वहां से x फाइंड कर लेंगे। तो यार जैसे हम रूट एक्स को t माने हैं, इक्वेशन हमारा देखो क्या बन जाएगा, t इंटू टी माइनस 4 और माइनस यहाँ पे t माइनस 4 माइनस 3 इंटू मॉड है ना, सॉरी मॉड ऑफ t माइनस 2 प्लस 6। देखो यहाँ पे अब एक तो पहले मॉड आया तो पहले तो मॉड को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से भी दो केस बनेगा। पहला केस बनेगा कि अगर हमारा ये मॉड वाला जो वैल्यू है पॉजिटिव हो, दैट मीन्स कि t माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी कि t की वैल्यू जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो फिर मॉड जो है बिना साइन चेंज किए हट जाएगा, सिंपल सा। अगर ये निगेटिव हो तो माइनस के साथ हटेगा। तो हम दो केस लेकर सॉल्व करेंगे। तो मान लिए पॉजिटिव है तो हमारा इक्वेशन देखो कैसे बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 4t, मॉड का कोई मतलब है नहीं तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3t, और ये प्लस 6 माइनस, हाँ प्लस 6, और ये भी प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करो और फैक्टराइज करोगे तो इसका आएगा देखो t माइनस 4 इंटू टी माइनस 3, है ना। वो प्रैक्टिस करते करते आसानी से हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ से t की दो वैल्यू आया, कौन कौन सा आया, 4 आया और एक कौन सा आया बच्चा, 3 आया।
तो t तो कह रहा है यहाँ पे क्या कि कंडीशन है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आया है t का वो दोनों 2 से बड़ा है ना। तो दैट मीन्स कि वो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो अगर हम यहाँ से t की 2 वैल्यू हुआ तो x की 2 वैल्यू फिर आ जाएगा यहाँ से। चलो ठीक है, सेकेंड कंडीशन पहले देखते हैं। सेकेंड कंडीशन, अगर हमारा t की वैल्यू जो हो लेस देन 2 हो, 2 से छोटा हो। अगर 2 से छोटा है तब ये माइनस के साथ हटेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 4t, और माइनस के साथ हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3t, और यहाँ पे 3 इंटू माइनस 2 तो माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा क्या बच्चा, देखो टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0। इसको यहाँ सॉल्व करोगे तो t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t की 2 वैल्यू आया, कौन कौन सा आया, 0 और 1 आया। और यहाँ कह रहा है कंडीशन कि 2 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों वैल्यू 2 से छोटा है तो दोनों एक्सेप्टेबल है। तो t के टोटल कितने वैल्यू आए हैं, 4, और चारों के चारों एक्सेप्टेबल है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा x की वैल्यू कितना आएगा, देखो जब हम t की वैल्यू 4 लेंगे तो x की वैल्यू 16 आएगा, जब हम t की वैल्यू 3 लेंगे तो x की वैल्यू 9 आएगा, जब t की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू भी 0, जब t की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू भी 1। तो x की कितनी वैल्यू होगी, टोटल 4, और चारों के चारों पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर सकते हैं वहाँ पे दिया हुआ कंडीशन। तो यहाँ पे सेट B में भी कितने एलिमेंट्स आए, टोटल 4 आए। A में कितना आया, 4, और B में कितना आ गया हमारा, 4 एलिमेंट। तो टोटल N ऑफ A यूनियन B में कितना हो जाएगा, 8 एलिमेंट। दैट मीन्स की ऑप्शन B इज करेक्ट, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखो, क्या है बच्चा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है कि एक x जो है रिलेशन r से r, रियल टू रियल, डिफाइन अ रिलेशन r ऑन x। x हमारा रियल टू रियल है हमारा, और रिलेशन r जो डिफाइन किया x पे, दैट मीन्स कि रिलेशन r जो है r से r पे ही डिफाइन किया गया है। कंडीशन क्या है कि a1 b1 रिलेटेड टू a2 b2, ये रिलेशन क्या है इसमें कि सच दैट कि b1 इक्वल टू b2 होना चाहिए। तो हमें इस रिलेशन के बारे में पूछ रहा है कि स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है कि r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें मतलब इसको चेक करना है इस r को। तो चेक करते हैं, है ना। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहला कंडीशन a1 b1 इक्वल टू a1 b1 रिलेटेड टू a2 b2 है। तो पहला कंडीशन हमारा है रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव क्या है, ये सिंगल एलिमेंट है, जैसे ये लेते थे ना x रिलेटेड टू y, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम चेक, x रिलेटेड टू x चेक करते हैं। दैट मीन्स कि हम a1 b1 को चेक करेंगे a1 b1 से। तो बताओ ये ट्रू कब होगा, जब हमारा ये b वाला वैल्यू जो है यानी बाई वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो बताओ b1 इक्वल टू b2 है कि नहीं है, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि b1 इक्वल टू b2 है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे b1 इक्वल टू b1, ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, कोई भी वैल्यू ले लो यहाँ पे हमेशा ट्रू होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो ये रिलेशन को होल्ड कर रहा है ये, तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, x रिलेटेड टू y है तो हम चेक करेंगे y रिलेटेड टू x। तो दैट मीन्स कि हम चेक करने वाले, वो तो ऑलरेडी है ही गिवन कि ये रिलेटेड टू ये है, कब, जब b1 इक्वल टू b2 है। तो हम उलट देते हैं यहाँ पे, तो a2 b2 रिलेटेड टू a1 b1। तो ये रिलेशन ट्रू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, b2 को b1 के इक्वल होना पड़ेगा। तो एक बात बताओ ना तुम लोग कि अगर b1 इक्वल है b2 से तो b2 इक्वल नहीं होगा b1 अगर b2 से इक्वल है तो b2 भी तो b1 से इक्वल होगा ना। तो दैट मीन्स कि ये भी ट्रू है हमारा, है कि नहीं है बताओ। तो दैट मीन्स कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, 2 हो गया। अब उसके बाद चेक करते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए तो याद ही होगा तुम्हें कि पहले अगर ये रिलेटेड है a1 b1 रिलेटेड टू a2 b2, तो हम पहले इसको एक और लेंगे, है ना। कैसे लेंगे बच्चा, देखो अगर मैं यहीं पे ले लूँ a1 b1 रिलेटेड टू a2 b2 एंड फिर a2 b2 रिलेटेड टू a3 b3।
तो बताओ अगर ये दोनों रिलेटेड था तो यहाँ से कंडीशन क्या आया था कि B1 जो है वो B2 के इक्वल है, और यहाँ से कंडीशन क्या आएगा, B2 जो है वो किसके इक्वल है, B3 के इक्वल है। तो हमें चेक करना है A1 B1 को A3 B3 से। तो अगर तुम ध्यान से देखो A1 B1 रिलेटेड टू A3 B3, तो ये रिलेशन कब होल्ड करेगा बच्चा, जब हमारा यहाँ पे B1 और B3 इक्वल होना चाहिए, B1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, B3 होना चाहिए। तो देखो ना यहीं से देखो B1 B2 से रिलेटेड है, फिर B2 B3 से रिलेटेड है, रिलेटेड नहीं इक्वल है यहाँ पे। B1 इक्वल टू B2 और B2 इक्वल टू B3, तो नहीं लग रहा है कि B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन हमारा तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी। तो दैट मीन्स कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे ही, ये बेसिक मेथड है हमारा कोई भी रिलेशन को चेक करने का कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एक एक करके, है ना। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉर सम ए बी बिलोंग टू एक्स, इसी एक्स से बिलोंग कर रहा है। द सेट एस जो हमारा है वो इस तरह से रिलेटेड है कि एक्स वाई रिलेटेड टू ए कॉमा बी है ऐसा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये रिलेशन जो है एक रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू एक्स, पैरेलल टू y इक्वल टू एक्स। बट हमारा देखो अभी हमारा ऊपर वाला क्या रिलेशन था कि अगर ये इससे रिलेटेड हो तो क्या इक्वल होना चाहिए, y इक्वल टू बी होना चाहिए। इफ ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा ना जब y इक्वल टू क्या हो, b, और ये y इक्वल टू बी क्या पैरेलल लाइन है क्या इसके y इक्वल टू एक्स का, नहीं है। y इक्वल टू एक्स जो हमारा होगा वो कहीं कुछ ऐसा होगा, y इक्वल टू एक्स ये वाला लाइन होगा, जबकि y इक्वल टू बी जो है कुछ और हो जाएगा, है ना, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वगैरह कुछ हो जाएगा। हाँ, ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन्स कि ये कभी हो ही नहीं सकता y इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू y इक्वल टू एक्स। ये कैसे इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स कि स्टेटमेंट 2 जो हमारा है वो गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो देखो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, यहां से देखो फिर से ये सेट का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि कोई ए है हमारा, डिफाइन है x कॉमा वाई आर टू आर रियल टू रियल सच दैट कि x प्लस वाई का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बी हमारा क्या, मॉड x मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 3। और तो यहाँ पे क्या गिवन है कि x कॉमा वाई बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ओह सिंपल सा है, सेट ए के एलिमेंट को फाइंड करना है, सेट बी के एलिमेंट को फाइंड करना है, फिर हमारा दोनों का क्या सी जो है हमारा ना वो है दोनों सेट का इंटरसेक्शन के एलिमेंट को लेना है। तो इस सी में जो आएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट आएंगे। तो इन दोनों का एलिमेंट पहले फाइंड करते हैं, और यहाँ पे एलिमेंट फाइंड तो हम ग्राफ मेथड से ही कर सकते हैं जिस तरीके से गिवन है। बट सी में कंडीशन है कि इसमें जो एलिमेंट है वो उसके इंटरसेक्शन के एलिमेंट है, बट उसमें x0 या फिर y0 होना चाहिए। फिर जो एलिमेंट्स आए हैं ना यहाँ पे सबका क्या करना है, यहाँ पे सम करना है। ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं सेट ए को, देखते हैं वहां पे सेट ए क्या कह रहा है कि पहले उसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मॉड x प्लस मॉड वाई, सॉरी x प्लस वाई का मॉड ग्राफ ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो ना। तो पहले हम क्या करते हैं ना, उसको इक्वल टू लेकर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इक्वल टू 3 लेकर। जब यहां से हटाओगे ए मॉड को तो x प्लस वाई इक्वल टू जो आएगा वो प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो x प्लस एक एक करके यहाँ पे ड्रॉ करो, x प्लस वाई इक्वल टू 3 को, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 को जब ड्रॉ करेंगे तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, और वो भी स्ट्रेट लाइन कैसा है, इसको जब ड्रॉ करोगे x0 रखोगे तो y3 आएगा, y0 रखोगे तो x3 आएगा, यानी ये लाइन ऐसा कुछ आएगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा इधर ऐसे। ठीक है, ऐसा लाइन हो। और जब -3 वाला लेंगे तो x0 पे y -3, y0 पे x -3, यानी वो लाइन जो हमारा आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। अगर इधर 3 है यहाँ पे -3 है तो वो लाइन जो आएगा वो कुछ
एक्चुअली दोनों लाइन तो पैरेलल होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, एग्जैक्ट तो नहीं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा वो क्या है -3,0, ये पॉइंट जो है वो क्या है 0,3, और ये पॉइंट जो होगा हमारा वो क्या होगा 3,0, और ये जो होगा वो 0,-3। तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर लिए, है ना। अब देखते हैं सेट बी को। सेट बी हमारा क्या है कि एक्चुअली वो mod x प्लस mod y लेस देन इक्वल टू 3 है। जब उसको ड्रॉ करने जाओगे ना तो एक एक करके उसको भी करना पड़ेगा। mod x प्लस mod y इक्वल टू 3, अगर x y दोनों पॉजिटिव, एक एक केस बना के चेक करना पड़ेगा इसमें कि अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो दैट मीन्स कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, वो यही लाइन आएगा। फिर अगर x निगेटिव हो y दोनों निगेटिव हुआ तो -x माइनस वाई इक्वल टू 3, दैट मीन्स क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू -3 आएगा। तो ये दोनों लाइन, तो यही दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। बचा फिर और केस क्या बचा, x पॉजिटिव हो y निगेटिव तो ऐसा आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। फिर एक और केस बच गया कि x निगेटिव हो y पॉजिटिव तो -x प्लस वाई इक्वल टू 3 आएगा। तो जब इसको ड्रॉ करने जाओगे ना तो वो लाइन जो हमारा आएगा वो कुछ ऐसा और एक ऐसा आएगा। तो ये इसका जो अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग तो ये जो आएगा एक स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना वो आएगा, और हमारा पहला वाला जो था सेट ये वाला था। तो अब उसके तो ये हो गया, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया और उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब कंडीशन ये है कि ये कह रहा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए। रीजन कौन सा लेंगे, अगर इसका देखेंगे ना तो दो रीजन है, एक अंदर का रीजन है और एक इधर और इधर बाहर का रीजन है। तो ग्रेटर देन 3 का मतलब ही है कि हम बाहर के रीजन को लेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो 0,0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स कि ये रीजन इसके लिए होल्ड नहीं कर रहा है। तो इसके लिए जो है वो रीजन है इधर वाला, बाहर वाला रीजन और इधर वाला रीजन। जबकि इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो वो लेस देन 3 का मतलब है, देखो 0,0 रख के देखो, 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो दैट मीन्स कि ये 0 इसके अंदर लाई कर रहा है और वहां पे होल्ड भी कर रहा है कंडीशन को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये रीजन है, सेकेंड का ये रीजन है। तो बताओ कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में। कॉमन अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये अंदर के रीजन वो बाहर के रीजन, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री लाइन है। यहाँ पे यही जो है ना यही वाला कॉमन है, और उसमें भी हमें जो लेना है कॉमन है। अब देखो इसमें बहुत सारे, इस लाइन पे बहुत सारे एलिमेंट हैं, इस लाइन पे बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है कि सी में जो लेना है एलिमेंट वो कैसा लेना है, एक्स बाई लेना है, बट उसमें एक्स 0 हो या फिर वाई 0। दैट मीन्स कि यही तो 4 पॉइंट है देखो, जिसमें या तो x 0 है या तो y 0। तो C में जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 0,3 या फिर 3,0 या फिर आएगा -3,0 या फिर आएगा 0,-3। तो C में जो एलिमेंट आएगा सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट आएगा, दोनों के 4 ही एलिमेंट कॉमन है जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इस चारों एलिमेंट को इसमें रखना है और उसका सम निकालना है ना। तो चलो इसको मिटाता हूं। तो उन चारों का सम अगर देखो ध्यान से एक एक करके 1 बाई 1 करके तो कितना आएगा, सम का मतलब एक एक करके रखना है। मॉड ऑफ x प्लस वाई का मतलब है ना, जब हम 3,0 रखेंगे तो 3 प्लस 0 फिर प्लस समेशन, यहाँ सिग्मा क्या होता है ऐड करते चलो, फिर -3 फिर 0, फिर हम यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस 3, फिर रखेंगे हम लोग क्या 0 -3, सबका सम करेंगे तो 3 4 जा कितना आ जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, है ना। तो ग्राफ मेथड से करना था, कॉमन एलिमेंट देखना था, फिर सारे एलिमेंट का क्या करना था, सम करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये भी देखते हैं भाई क्या कह रहा है। तो अब तक देखे 6 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक सेट का क्वेश्चन था और बाकी 5 क्वेश्चन रिलेशन का था, है ना। आगे और देखते हैं अभी क्या है गिवन बच्चा कि एक रिलेशन आ रहा है हमारा 1,2, 2,3, 3,3 बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट दिस देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट नीडेड टू बी एडेड इन आर सच दैट आर बिकम्स एन इक्विवेलेंस। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आर जो हमारा रिलेशन है उसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट है, 1,2, फिर कौन सा है 2,3,
और एक कौन सा है 3,3। इसको इक्विवेलेंस बनाना है तो इसमें मिनिमम कितना नंबर, कितने एलिमेंट्स को और ऐड करना पड़ेगा। रिलेशन डिफाइन है सेट ए पे, इस पे जब इसको A क्रॉस A करोगे तो टोटल 16 एलिमेंट आएगा, 16 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा हमारा टोटल, है ना। तो उस 16 में से 3 तो ऑलरेडी है, और कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ऐड करें, यानी कि इसमें रखें कि सच दैट कि ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस बन जाए। अभी इक्विवेलेंस ये नहीं है ना। तो इक्विवेलेंस बनाने के लिए सबसे पहले बताओ रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारा कोई भी एलिमेंट का खुद पे इमेज वाला एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो दैट मीन्स कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो 3,3 तो है, बट 1,1 ऐड करना पड़ेगा। 1,1 फिर 2,2, इन दोनों को इसमें रखेंगे तो सबसे पहला कंडीशन होल्ड करेगा क्या, कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है ना। ओके, सेकंड हम देखेंगे, सेकंड क्या है बच्चा, और एक और सॉरी, टोटल अगर हमारा रिलेशन R जो है वो डिफाइंड है पूरे सेट A पे, तो टोटल कितने एलिमेंट है उसमें 4। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है ना कि पहले तो खुद पे इमेज वाला एलिमेंट तो सारे के सारे चाहिए ही चाहिए, फिर उसके बाद कोई और भी एक्स्ट्रा हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चूंकि ये रिलेशन R डिफाइंड है उस पर, तो 4 भी तो है, तो दैट मीन्स कि 4,4 भी उसमें लेना पड़ेगा। तभी तो देखो अब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 सेम वाला सेल्फ इमेज वाला तो सारे एलिमेंट आ गए, तो दैट मीन्स कि ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब उसके बाद सिमेट्रिक में अगर देखो कि अगर 1, 2 प्रेजेंट हो तो 2, 1 होना चाहिए, 2, 1 होना चाहिए, जो कि इसमें ऐड करना पड़ेगा। 2, 3 प्रेजेंट हो तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 3,2 को भी रखना पड़ेगा। तो 3 और 2 5 एलिमेंट तो ऑलरेडी मिनिमम अभी रखेंगे, जिससे क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया, सिमेट्रिक बन गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं बच्चा, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं हम लोग, देखो ऐसे कि अगर 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 होना चाहिए। अभी 1, 3 है, नहीं है, 1, 3 ऐड किए हैं, नहीं किए हैं, तो दैट मीन्स कि तुम्हें उसमें 1,3 को भी ऐड करना पड़ेगा। अगर 1,3 इसमें ऐड किए हैं तो बताओ फिर सिमेट्रिक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3,1 नहीं होगा इधर, तो 3,1 इसमें भी रखना पड़ेगा, है कि नहीं बताओ। अब इन सारे एलिमेंट को इसमें रखो तो ये रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, और साथ साथ ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि टोटल कितने एलिमेंट्स को उसमें मिनिमम, और भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम कितना रखना पड़ेगा, तो 3, 2, 5 और 2, 7। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आ गया होगा समझ, है ना। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक सेट A है और सेट B हमारा है m/n सच दैट कि m, n बिलोंग करना चाहिए A से, और m कंडीशन भी है, ये फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, m जो है लेस देन होना चाहिए n से। थर्ड कंडीशन क्या है कि m और n का GCD कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो सीधे से हमें B में कितने एलिमेंट होंगे वो फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो बताओ m/n हमें लेना है और m और n यहीं से लेना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो कि m की वैल्यू अगर हमने 1 लिया, एक एक करके m अगर 1 लिया तो n की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, सोचना, क्योंकि यहीं से 1 से 10 तक लेना है, ठीक है, और m और n यहीं से लेना है, तो यहीं से एक एक करके उठाते हैं। तो हमें m को छोटा रखना है, n को बड़ा रखना है। तो m की वैल्यू 1 लिया, तो बताओ n के क्या क्या लेने की पॉसिबिलिटी है, क्या क्या ले सकते हैं। बट कंडीशन होना चाहिए कि जीसीडी कितना होना चाहिए उसका, 1 होना चाहिए। तो बताओ n की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ से n की वैल्यू 2 ले सकते हैं, बिल्कुल 3 ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इससे बड़ा भी है, और सबका जीसीडी निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ से n की वैल्यू जो हम कितने ले सकते हैं, यहाँ से m की वैल्यू टोटल, ये नंबर में लिख रहा हूँ इधर, है ना, n के टोटल हम 9 वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे 9, ठीक है, एक एक करके। m की वैल्यू अगर मैं 2 लिया तो बताओ n की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, बिल्कुल बड़ा भी है और जीसीडी भी 1 आएगा। 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2/4 जो है ना, वहाँ पे उसका जब हम जीसीडी निकालेंगे 2 और 4 का तो 2 आ जाएगा।
तो उस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, है ना, कि दोनों कंडीशन को होल्ड करते हुए चले। तो इस पे तो ध्यान ही मत दो, क्योंकि हम वैसे भी जो 2 लिए तब इधर बड़ा वाला ही लेंगे, तो एक काम खत्म। तो मेन फोकस करना है कि जीसीडी उसका, यानी जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ, है ना, तो एचसीएफ क्या आना चाहिए हमारा, 1 आना चाहिए। तो उस पर बस फोकस करते चलना है। तो पेयर बनाते चलो अब जल्दी जल्दी। 2 के साथ क्या क्या ले सकते हैं, देखो 3 ले सकते हैं, हाँ 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, बस 4 एलिमेंट। तो यहाँ से n के हम जो लेंगे वो 4 एलिमेंट लेंगे, ठीक है। m इक्वल टू अगर हम 3 रखेंगे, m इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, देखो 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते हैं, है ना। तो 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर उसके बाद क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, फिर 10 ले सकते हैं, यानी टोटल कितने एलिमेंट लेंगे, 5 n का। फिर उसके बाद m इक्वल टू अगर हमने 4 लिया तो n की वैल्यू बताना क्या क्या ले सकते हैं, 5, 7, 9, बस 3 एलिमेंट, n की बस 3 एलिमेंट ले सकते हैं, है ना। जब n की वैल्यू हम 5 लेंगे, ऐसे करके निकालना पड़ेगा बच्चा, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। m की वैल्यू जब 5 लेंगे तो उधर कितना आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ये 4 एलिमेंट ले सकते हैं यहाँ पे। तो n की वैल्यू यहाँ से जो आएगा, n की वैल्यू वो यहाँ से आएगा 4 एलिमेंट। जब m की वैल्यू 6 लेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू क्या क्या आएगा, देखो 7 आ सकता है, हाँ 9 आ सकता है, नहीं 9 नहीं आएगा। जब हम m की वैल्यू 6 लेंगे तो सिर्फ 7 ले सकते हैं, 8 नहीं ले सकते हैं बच्चा, 9 भी नहीं ले सकते हैं, और उसके बाद 10 भी नहीं ले सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे। m की वैल्यू हम जब 7 लेंगे, थोड़ा ध्यान देते चलना, कहीं पे अगर क्या कुछ मिस हो जाए तो बताना उसको, है ना। m की वैल्यू अगर 7 लिए तो क्या क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं बच्चा, हाँ ले सकते हैं, फिर 9 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, दैट मीन्स कि 3 वैल्यू। m की वैल्यू अगर मैंने 8 लिया तो सिर्फ n की वैल्यू यहाँ से एक ही ले सकते हैं, वो भी कौन सा, सिर्फ 9। m की वैल्यू अगर 9 लिए तो n की वैल्यू क्या से, n की वैल्यू एक ही एलिमेंट है, हम यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं। तो n की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं यहाँ से, m जब 9 लेंगे तो एक एलिमेंट लेंगे 10, दैट मीन्स कि एक ही एलिमेंट हुआ ना, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ऐड करो, 9 + 4 13 + 5 18 + 3 21 + 4 13 5 18 21 4 25 26 29 और 2 31, दैट मीन्स कि टोटल 31 एलिमेंट है जो इन सारे कंडीशन को होल्ड कर रहा है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही कर सकते हैं इसको 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिर से क्या आया है कि द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, कह रहा है कि एक सेट हमारा है, एक गिवन है सेट 1 2 3, इस पे कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड किया जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आएगा ना वो तुम्हें पता होगा कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर n², दैट मीन्स कि 2 के पावर 9, ये जो है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है। अब उसमें से कितने रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसका एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई सेट गिवन हो, उस पर पूछे तुमसे कि कितने रिलेशन होंगे, तो इसका होता है एक कंसेप्ट है ना पार्टीशन, यानी इस सेट को कितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, जितने तरीके से हम उसका पार्टीशन करेंगे उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो इसका पार्टीशन देखो, सबसे पहले हम सिंगल एक एक एलिमेंट का अगर ग्रुप बन जाए, दैट मीन्स कि ऐसा 1 2 3, ये सिंगल एलिमेंट का एक पार्टीशन हो गया, यानी एक एक का ग्रुपिंग किया गया, है ना, ये एक पार्टीशन है। दूसरा पार्टीशन है कि दो एक साथ रहे और एक जो है कोई एक अकेला रहे, ग्रुपिंग करे। तो वो कैसा हो सकता है बच्चा, कि जैसे कि मान लो मैंने लिया 1 को इंडिपेंडेंट रखा, तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा 2, 3, एक ये हो गया पार्टीशन। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं 2 को सिंगल रखा और इधर किसको रख दिया मैं, फिर 1 और 3 को रख दिया, ऐसा, ये सेकेंड पार्टीशन हो गया। और फिर उसके बाद एक थर्ड क्या हो सकता है कि मैं 3 को अकेला रखा और इधर मैं रख दिया, कौन बच गया यहाँ पे 2, 1 और 2, तो 1 और 2 को एक साथ रख दिया। तो ये हो गया हमारा 2 एक साथ और एक साथ, ये पहला ग्रुपिंग है, ये दूसरा है,
तो इसमें कितने पार्टीशन हुए, 1 2 3 और यहाँ एक 4, टोटल 4 हुआ। फिर एक थर्ड कंडीशन ये है ना कि ऑल आर टुगेदर, तीनों एक साथ रहे, तो दैट मीन्स कि ऐसा 1 2 3, एक ये ऐसा पार्टीशन, तो ये है टोटल। तो टोटल कितने पार्टीशन हुआ, 1 2 3 4 5, तो जितने पार्टीशन उतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सेट S जो है हमारा P1 P2 डॉट डॉट P10 द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, दैट मीन्स कि सेट S जो है हमारा है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो आप लोग बता सकते हो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा, 2 3, जल्दी से लिख लेते हैं, 5 7 11 13 17 19 23 और फिर कौन सा हो जाएगा 29। आई थिंक हो गया होगा 10, 3 3 6 4 10। ये पहला जो 10 प्राइम नंबर है ना, पहला 10 प्राइम नंबर। उसके बाद सेट ए जो हमारा कह रहा है, सेट ए जो है वो क्या है, एस यूनियन पी के बराबर है, यानी ये सारे एलिमेंट को तो रखेंगे ही रखेंगे। पी क्या है यहाँ पे बच्चा, पी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, ओके। यानी सेट ए में तो देखना, सेट ए में तो ये सारे एलिमेंट तो हैं ही, ये 10 के 10 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तुम लोग ये ध्यान रखना ये सारे एलिमेंट है यहाँ पे। फिर पी जो कह रहा है वो क्या है कि इसमें जो कि जितने सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी दो को लेकर, डिस्टिंक्ट दो एलिमेंट कह रहा होगा ना, देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, यानी एस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट को लेकर जितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। जब मैं 2 2 का लिया तो 2 into 3 हो सकता है, 3 ऐसे लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है, 2 into 3 हो सकता है, 2 into 4 हो सकता है, ऐसे करके 2 2 के कर करके बहुत सारे होंगे। फिर 3 का देखेंगे 3 into 5, 3 into 7, ऐसे कर करके बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। तो अभी ये 2 2 का लिया, 3 का भी हो सकता है ऐसे कि 2 into 3 into 5 हो, ऐसा हो सकता हो, 2 into 3 into 6 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो 3 का, फिर हो सकता है 4 का लें, 2 into 3 into 5 into 7, ऐसे कर करके देखा जाए तो बहुत सारे एलिमेंट आने वाले हैं इस सेट ए में, ठीक है। तो हम सारे एलिमेंट को लिखेंगे नहीं यहाँ पे, बट हम समझ लिए कि ए के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट है। पहले तो वो 10 प्राइम नंबर है एस वाला, फिर उसके बाद और जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, इनके जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो बताओ आपस में इसको कोई भी 2 के लेकर 3 4 5 लेकर कितने सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट हैं, बट हमें वो सारे एलिमेंट फाइंड नहीं करना है। फाइंड क्या करना है, देन द नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, हमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं सच दैट एक्स जो बिलोंग कर रहा है एस से, एक्स यहीं से लेना है, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू ए, और y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से, सच दैट x डिवाइड y, दैट मीन्स कि y को जो है ना x क्या कर रहा है, हमें x कॉमा y इस तरीके से लेना है सच दैट कि y बाई x जो हो ना, यानी y डिविजिबल बाई x हो, दैट मीन्स कि y को जब हम x से डिवाइड करें तो कोई नंबर k आ जाए, ऐसा दिया हुआ है। तो देखते हैं तो हमें करना क्या है, देखो इसमें तो हमें वो सारे ऑर्डर पेयर को लिखना है ना, उनका सम करना है, देन द नंबर ऑफ, नंबर पूछ रहा है कितने एलिमेंट्स होंगे। तो एक एक करके देखते हैं, हम x को उठाते हैं, चूंकि x बहुत कम एलिमेंट है, यही 10 है ना, एक एक करके। जब मैंने x की वैल्यू 2 लिया तो सोचो y की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो सोचो y क्या क्या ले सकते हैं। एक तो सबसे पहले 2 ले सकते हैं, हाँ 2 इज डिविजिबल बाई 2, एक एलिमेंट आया। फिर क्या ले सकते हैं, बाकी ये सब कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर आगे देखो, आगे वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 2 से डिविजिबल में, कौन कौन, जिसमें 2 प्रेजेंट हो, यानी 2 का जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हो। तो 2 के कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं बताओ। तो अगर मैं यहाँ बताया हूँ ना कि 2 का पॉसिबल प्रोडक्ट, देखो पहले ये 2 2 का अगर बनाएगा तो सोचो पहले 2 2 का अगर हम देखें ऐसे, अगर यहाँ 2 फिक्स कर दें, फिर एक एक करके तुम एलिमेंट को लाते जाओ, तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 3 आएगा, 2 3 जा 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3, 5 लेंगे, 2 5 जा 10 डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं, ये अभी 2 2 का ले रहा हूँ, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे ही लूंगा, है ना। तो अगर ध्यान से देखो तो इसके पास जो ऑप्शन है ये 9 ऑप्शन है, तो 9 में से कोई भी एक ले लो, तो उसको हम लिखेंगे 9C1,
ठीक है, 9 में से किसी एक को रखना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 9C1 रखेंगे। सेकंड के, या अब अगर मान लो मैं 3 का प्रोडक्ट वाला एलिमेंट उठाया, 3, वो भी सिर्फ 2 का भी उठा रहा हूं कि 2 को इंक्लूड करके हम 3 का प्रोडक्ट लिए, तो फिर से 2 को यहां फिक्स करो। अब सोचो इन दोनों जगह पे इसी 9 में से कोई आएगा। अब उस 9 में से कौन कौन आएगा भाई, तो जिसको मन करे ला सकते हो। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9C2। ऐसे ही अगर देखा जाए थर्ड कंडीशन हमारा इसमें, थर्ड फिर से अगर हम अब क्या, अच्छा सॉरी 4 का लेता हूं मैं ना, अब है ना 4 का, अगर मैं यहां फिर से 2 फिक्स किया तो इन तीनों जगह पे कौन कौन आ सकता है भाई, तो इसी 9 में से फिर से कोई आएगा। तो 9 में से फिर से इसको कितने तरीके से ले सकते हैं, 3 एलिमेंट को लाना है, किसी भी 3 को ला सकते हैं, तो 9C3। ऐसे ही बताओ 5 का, ऐसे ही 6 का, ऐसे ही कर करके हम क्या करेंगे, लास्ट में तो 10 का आएगा, है ना। तो दैट मीन्स कि जब 2 के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है, 9C1, और का मतलब क्या है, प्लस, तो 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जब लास्ट में जाओगे तो 2 यहाँ पे रखोगे, 9 बचेगे इधर, तो 9 के 9 वो लेना पड़ेगा, तो उसको कहेंगे 9C9 कहेंगे। तो दैट मीन्स कि 2 के करस्पॉन्डिंग ये सारे पॉसिबिलिटी है, इतने सारे एलिमेंट्स आएंगे, है ना। 9C1 की वैल्यू लिख लो, 9 पॉसिबल, यहाँ पे 9 एलिमेंट आएगा, यहाँ से वैल्यू फाइंड करो, सबकी वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ 2 के करस्पॉन्डिंग इतने सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से सोचो, जब मैं 2 लिया तो इतना आया, 3 जब लेंगे x इक्वल टू 3 तब भी इतने ही सारे आएंगे। अब यहाँ पे 3 फिक्स करेंगे तो फिर से यहाँ पे चेंज करते चलेंगे, 9C1, तो बोलोगे सर 2 3 हो चुका है तो फिर तो 3 के लिए वो नहीं होगा, तो भाई ऑर्डर चेंज हो जाता है ना, 2 3 लिए हैं तो 3 2 तो अलग ऑर्डर हो गया ना हमारा, तो हम 3 यहाँ पे लिए तो 2 ले सकते हैं यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि ये सारी पॉसिबिलिटी 3 के लिए भी आने वाला है कि नहीं है, सोच के देखो। 3 का हमें देखना हो डिविजिबिलिटी तो क्या करना है, पहले 3 फिक्स करना है, 2 का देखो, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे करके 9 का देखेंगे, है ना। तो 3 के करस्पॉन्डिंग भी सेम आने वाला है, 4 के करस्पॉन्डिंग भी सेम, ऐसे ही लास्ट में हम देखेंगे तो x इक्वल टू 10 के लिए भी सेम आने वाला है। तो टोटल ये कितने हो जाएगा, ये सब के लिए ये चीज सेम ही है, यही सारे एलिमेंट है, तो 10 बार इसको ऐड करो या 10 टाइम्स करो, बात क्या है, सेम है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम कह सकते हैं आंसर, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर मिलेगा, तो टोटल ऑर्डर पेयर जो यहाँ पे जो पूछ रहा है ना कि कितने, हाँ द नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, तो वो जो होगा कितना हो जाएगा, 10 इंटू यहाँ पे 9C1, एक चीज समझना, एक चीज और यहाँ पे मिसिंग है, 9C1 से 9CN तो ये बॉक्स वाला है, और साथ साथ एक ध्यान से देखो तो 2 यहाँ पे है, इसके करस्पॉन्डिंग ये 3 भी, तो एक एक एलिमेंट ये भी तो आएगा, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एलिमेंट ये भी, एक एक एलिमेंट सबका है, तो बताओ एक को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9C0, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्यों लिखे हैं इसको मैं बताता हूँ, 9C0 का मतलब कितना होता है 1, तो दैट मीन्स कि यहाँ से जो आएगा टोटल, अब बताओ 9C0 से लेकर के 9C9 तक सब में है, सबको ऐड किया तो 10 टाइम्स, यानी 9C0 9C1 प्लस 9C2 और डॉट 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 कहाँ तक है बच्चा, 9C9 तक है। अब मैं ये 0 इसलिए ऐड किया क्योंकि आपको पता होगा एक फॉर्मूला PNC में हम पढ़ते हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस डॉट 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 प्लस NCN, इसका सम कितना होता है, 2 के पावर n के बराबर होता है ना। तो इसीलिए मैं उसको 1 जो एक एक एलिमेंट था सब में 2 3 4, तो उस एक को हमने 9C0 लिख दिया। तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चा, आंसर देखो 10 इंटू 2 के पावर n की वैल्यू कितना है 9, यानी 2 के पावर 9, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 2 के पावर 9 की वैल्यू कितना होगा, 512 हो जाएगा, देख लेना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5120, दैट मीन्स कि यहाँ पे आंसर हो गया 5120। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, सेट का क्वेश्चन है ये। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए रिलेशन से ही है, फिर से कह रहा है कि एक सेट ए है, द नंबर ऑफ रिलेशन ए कंटेनिंग 1 2 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, एक रिलेशन हमारा है R, उसमें जो है 1,2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1,2 प्रेजेंट है, 2,3 भी प्रेजेंट है,
ये ऑलरेडी कंटेन किया हुआ है और कह रहा है कि ये रिलेशन में कितने ऐसे रिलेशन मिलेंगे इस पे बताओ। ए जो सेट हमारा है उसमें टोटल ऑर्डर पेयर कितने होंगे, टोटल 9 एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, है ना। तो कह रहा है एक मतलब वो जो आर जो डिफाइंड है उस ए पे, तो उस आर में कितने ऐसे, नहीं ऐसा नहीं पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है ना कि एक रिलेशन मतलब उस सेट ए पे कितने ऐसे रिलेशन बनाए जा सकते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, बट सिमेट्रिक नहीं हो, है ना। फिर एक कंडीशन और हो कि वो सारे रिलेशन में ये तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले एक रिलेशन, ये दोनों एलिमेंट तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, ओके। तो इसको पहले रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये सबका सेल्फ इमेज तो आना ही चाहिए। दैट मीन्स कि सबसे पहले तो इसमें 1,1 2,2 और 3,3 2,2 और क्या 3,3 ये तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो अभी देखो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 है, 2 3 है, देखो तो 1 3 होना चाहिए। तो इसमें 1 3 को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे ये। तो अब ये जो रिलेशन है हमारा, देखो ये सबसे पहला रिलेशन ऐसा मिल गया जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक, क्योंकि 1 2 है बट 2 1 यहाँ पे नहीं मिलेगा, 2 3 है तो 3 2 नहीं मिलेगा, 1 3 है बट 3 1 नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स कि दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट सॉरी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, है ना। तो एक तो ये हुआ। अब बच गया कौन कौन, देखो ये 6 एलिमेंट आ चुके हैं, इसके 3 ऑर्डर और बचे हुए हैं। कौन कौन सा बचा हुआ है यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो 2 1 उसमें नहीं ऐड किया गया है, 3 2 उसमें ऐड नहीं किया गया है, फिर उसके बाद कौन सा है 1 3 है बट 3 1 उसमें ऐड नहीं किया गया। ये 3 एलिमेंट इधर बचा हुआ है। अब सोच के देखो ना, एक तो ये मिल गया, एक रिलेशन हो गया, टोटल पूछ रहा है कि ऐसे ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना कि एक किसी एक को ऐड करके देखते हैं। तो अगर हम इसको 3 2 को रख सकते हैं क्या, अगर एक एक करके देखा जाए तो अगर हम यहाँ से देखें 2 1 को एक एक करके 2 1 को पहले रख के देखते हैं इसमें 2 1 को अगर रखते हैं तो क्या ये अभी भी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। हाँ देखो 1 2 2 1 कोई दिक्कत नहीं, 2 3 बट 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो पहले ही हो गया कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो पहले से ही है। ट्रांजिटिव का चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे, तो 1 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर वहाँ पे 2 1 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, तो 2 3 होना चाहिए, 2 3 ऑलरेडी है ही यहाँ पे। और उसके बाद देखते हैं कि जैसे कि 1 2 पे जा रहा है, और भी और देखते हैं 2 2 पे 2 1 पे, तो 2 1 होना चाहिए इसमें, तो 2 1 नहीं है। तो दैट मीन्स कि इसमें हाँ सॉरी 2 1 तो खुद ही है ना, ये भी तो देखो ट्रांजिटिव का थोड़ा है ना, वो देखते हैं कि 2 है तो तीसरा होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव तो है ऑलरेडी, सिमेट्रिक भी नहीं है, 2 चीज़ है, बट ट्रांजिटिव होना चाहिए। उसके लिए सारा पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 हो गया, 2 1 है, 1 और किस पे जा रहा है 1 पे, तो 2 1 होना चाहिए, खुद ही है। और देखो 2 2 पे जा रहा है, 2 1 पे, 2 1 खुद ही है, और कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं होगा। देखो 2 1 पे है, 1 3 पे है, तो 2 3 होना चाहिए, 2 3 ऑलरेडी है। तो दैट मीन्स इसको ऐड अगर कर दें तो एक नया रिलेशन मिलेगा, एक नया आर मिलेगा। वो रिलेशन भी हमारा जो है, एक तो पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा, है ना, दूसरा हो जाएगा। ये रिलेशन भी हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा बट रिफ्लेक्सिंग एंड ट्रांजिटिव होगा, 2 हो गया। फिर तीसरा, अगर हम 3 2 को ऐड करते हैं, 3 2 को उसमें ऐड करते हैं, तो ये रिलेशन देखते हैं है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे 3 2 को ऐड किया, 3 2 को ऐड किया, तो ध्यान से देखो, अगर मैं 3 2 को ऐड कर रहा हूं तो 2 3 थे, 3 2 है, सिमेट्रिक तो अभी भी नहीं है क्योंकि 1 2 है बट 2 1 नहीं है इसमें। अच्छा, अब ट्रांजिटिव का चेक करते हैं। 3 2 पे जा रहा है, 2 3 पे, तो 3 3 है, 3 2 पे जा रहा है, और कहीं 2 2 पे जा रहा है, तो 3 2 खुद ही है, और 3 2 पे 2 और कहीं पे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ठीक है, ओके। अब उल्टा देखते हैं 3 वाला, 2 3 पे, 3 2 पे, तो 2 2 होना चाहिए, है ऑलरेडी। 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे, तो 1 2 होना चाहिए इसमें, 1 2, तो 1 2 भी है इसमें। और कोई देखो यहाँ पे 3 3 पे है, 3 2 पे, तो 3 2 खुद ही है। तो दैट मीन्स कि 3 2 को भी ऐड करने से ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा,
रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कुछ ऐसा मिसिंग तो नहीं है, कुछ मिस कर गए हो, ध्यान से देखना। 3 2 2 3 तो 3 3 3 2 2 और कहाँ पे गया, 2 2 पे गया, 3 2 खो दिए, चलो 2 का हो गया काम, उल्टा बातें हैं। 2 3 पे 3 2 पे तो 2 2 हो गया, और 3 3 पे 3 2 पे 3 2 हो गया, 1 3 3 2 तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, सब है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये रिलेशन भी हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो 2 3 तो हो चुका है ना। अब चौथा कि अगर हम 3 1 को ऐड करने जाएं, 3 1 को ऐड करने गया, अगर 3 1 को ऐड करते हैं तो देखना 1 3 3 1 यहाँ तक ठीक है, बट ये अभी ऐड नहीं किए, एक एक करके हम ऐड कर रहे हैं। पहले इसको ऐड किए हो गया, इसको ऐड किए हो गया, इसको चेक करते हैं। 3 1 को जब ऐड किए तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 1 1 और कहाँ पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, तो 3 2 होना चाहिए, जो कि इसमें 3 2, ये अगर हम ऐड किए तो इसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 2 को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद और देखोगे 3 1 पे गया, 1 1 पे तो 3 1 होना चाहिए, 1 3 इसमें 3 1 को वो तो खुद ही है, ठीक है, वो तो 3 1 है ही। 3 1 पे गया और कहीं 1 जा रहा है, 1 3 पे तो 3 3, ठीक है, इतना हो गया। ओके, अब उल्टा आते हैं, देखते हैं 3 कहाँ कहाँ पे जा रहा है, इधर 3 3 पे गया, 3 1 पे तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 तो खुद ही है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे भी देखो 3 2 पे गया और 2 3 पे तो 3 3 होना चाहिए, 3 2 पे गया और 2 2 पे तो 3 2 भी होना चाहिए, 3 2 खुद ही हो गया। ओके, ऐसे 1 3 पे जा रहा है और 3 3 2 पे जा रहा है, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 भी है यहाँ पे। और कोई एक मिसिंग है, हाँ देखो यहाँ पे 2 3 पे है, 3 1 पे है, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 इसमें नहीं है, तो 2 1 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि अगर हम 3 1 को ऐड किए ना, उसमें उस ऐड करने का मतलब है उस रिलेशन में अगर हम लोग डालें, तो प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि 3 1 डालने से ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा, ये भी ऐड करना पड़ेगा, और जब हम तीनों ऐड कर दिए ना, तो ये रिलेशन जो हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। इस कारण से हम 3 1 को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये रिलेशन जो हमारा है, एक ये बना, एक अकेले इसको ऐड करने से दूसरा बनेगा, इसको ऐड करने से तीसरा बनेगा, ये ऐड कर नहीं सकते हैं हम उसमें, जैसे ही ये ऐड होगा हमारा वो रिलेशन जो कंडीशन दिया वो होल्ड नहीं करेगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 रिलेशन ऐसे बन रहे हैं जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं। फिर सोचोगे कि सर ये दो को एक साथ करें, ये दोनों को जब ऐड करने जाओगे तो इसको भी लाना पड़ेगा, इसको जैसे ही लेके आओगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। तो दैट मीन्स कि एक वो बन गया, एक इसको ऐड करेंगे तो दूसरा, इसको ऐड करेंगे तो तीसरा, बट टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, टोटल 3 ही रिलेशन ऐसे बनने वाले हैं, है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन 3 दिया है। कहाँ, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, हम लोग कहाँ आ गए, पीछे आ गए क्या, ओके हाँ, तो इसके आंसर इंटीजर टाइप है, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चा, इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा, है ना। टोटल 3 ऐसे रिलेशन मिलेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कंसेप्चुअल है ना, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।